गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। वह विभिन्न पदार्थों का छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वो सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। कुछ सजीव जैसे जीवाणु का शरीर एक ही कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव, और कुछ सजीव जैसे कि मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इसके पश्चात स्लाइडेन तथा श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। यदि हम कोशिकाओं के प्रकार देखें तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक, जिन्हें प्राकेंद्रक कहते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं सुकेंद्रिक। सुकेंद्रिक में इनका जो केंद्रक है वो स्पष्ट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक है वो स्पष्ट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राय स्वतंत्र होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। इनमें पाए जाने वाला अल्प विकसित केंद्र को केंद्रकाभ कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड। इनमें पाए जाने वाले जो अल्प विकसित केंद्रक को केंद्रकाभ कहते हैं और जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। सभी उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित या स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जो कि एक आवरण से ढका रहता है। तो ये दोनों कोशिकाओं में जो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं उनमें ये अंतर है। अब अगर हम कोशिका की संरचना को विस्तार से देखें तो इसमें विभिन्न अंगक पाए जाते हैं। जैसे ये कोशिका की संरचना का 3D डायग्राम है। बीच में इसके केंद्रक दिखाई दे रहा है। इसके केंद्रक के पास पीले रंग का माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है। अंतःप्रद्रवी जालिका दिखाई दे रही है। अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लाइसोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म नलिकाएं, सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहे हैं। केंद्रक आवरण दिखाई दे रहा है। गोल्जिकाएं दिखाई दे रही हैं। केंद्रकाणु दिखाई दे रहे हैं। जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो भी दो प्रकार की होती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिस पे राइबोसोम्स नहीं होते, और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो अगर हम इसकी संरचना के बारे में डिटेल में बात करें तो ये एक और डायग्राम है जो कि बहुत ही क्लियर डायग्राम है, और सभी जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कोशिकाएं सजीव होती हैं तथा वे सभी कार्य करते हैं जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमक युक्त, कशाभिका युक्त, बहुभुजी आदि प्रकार का होता है। ये जेली जैसी वस्तु द्वारा घिरी रहती हैं, जिसे कोशिका आवरण या कोशिका झिल्ली कहा जाता है या कोशिका कला कहा जाता है। ये झिल्ली इस झिल्ली में चयनित पारगम्यता होती है, जिसे कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, जिसका अर्थ है कि ये झिल्ली कुछ ही विशेष प्रकार के पदार्थों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देती है। इस झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है, और इसमें निम्न संरचनाएं उपस्थित होती हैं: केंद्रक एवं केंद्रकाणु, जीव द्रव्य, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्रवी जालिका जो कि चिकनी और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र, जीन्स,
केंद्र से बाहर राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स, रिक्तिकाएँ, स्रावी पुट्टिकाएँ इत्यादि के ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। यदि हम कोशिका की संरचना को देखें तो सूक्ष्मदर्शी से कोशिका, ये जंतु कोशिका की संरचना है, विकिपीडिया से लिया गया ये डायग्राम। सूक्ष्मदर्शी में कोशिकाएं इस प्रकार दिखाई देती हैं। यदि हम एक और डायग्राम देखें, ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है और हमेशा स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में डायग्राम इस प्रकार बनाना चाहिए कि अधिक से अधिक वो डायग्राम के साथ ही लिख सकें। ये डायग्राम यूकैरियोटिक सेल का है। आप उसको हिंदी में भी कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये प्रत्येक सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में उसी डायग्राम के ऊपर लिखा गया है। इससे फिजियोलॉजी में डायग्राम्स के बहुत अधिक मार्क्स होते हैं, विशेष रूप से अगर आप पूरा डिस्क्रिप्शन डायग्राम के साथ ही लिखते हैं। तो हमेशा स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि वो वेल लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में विस्तार से डायग्राम के साथ ही लिखा गया है। यदि हम, ये एक और डायग्राम है जो कि बहुत ही 3D डायग्राम है और बहुत क्लियर डायग्राम है, जिसमें जीव द्रव्य दिखाई दे रहा है। जीव द्रव्य एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो जिसे प्लाज्मा द्रव्य भी कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला जो जीव द्रव्य है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य में बहुत से कोशिकीय अंगक या सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों द्वारा होता है। इसमें जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1% होते हैं। जीव द्रव्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोलाइड्स, कणाभ या जिसे ग्रेन्युलर कहते हैं, तंतुमय, जालीदार जिसे रेटिक्युलर कहते हैं इत्यादि। यदि हम एक और संरचना इसमें देखें तो बीच में केंद्रक उपस्थित है और उसमें डीएनए को दिखाया गया है। केंद्रक में क्रोमेटिन जालिका होती है जो कि बाद में गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाती है। गुणसूत्रों में जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं और जीन्स आनुवंशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं। केंद्रक के ऊपर भी केंद्रक झिल्ली होती है और उसमें भी चयनित पारगम्यता होती है। यदि हम गोल्जिकाय देखें, इसमें गोल्जिकाय दिखाई दे रही है। गोल्जिकाय झिल्ली नुमा संरचनाओं से बनी हुई संरचना होती है और इसको कैमिलो गोल्गी ने खोजा था 1898 में। इसकी रचना में 3 तत्व होते हैं, सपाट कोशिकाएं, चपटी कोशिकाएं, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं तथा पुट्टिकाएं। यह एक प्रकार के जाल जैसा दिखलाई देता है और इसका मुख्य कार्य कोशिकीय स्त्रावण और प्रोटीन, वसा तथा कुछ एंजाइम्स का भंडारण करना है। और ये गोल्जी कॉइल अंतःप्रदर्वी जालिका से ही प्रोटीन्स को और वसा को स्वीकार या ग्रहण करते हैं। इसके अलावा इस कोशिका में बिल्कुल ऊपर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है जो कि कोशिका का शक्ति ग्रह है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली का बना होता है जिसे क्रिस्टी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न पोषक तत्वों का उपापचयन होता है और पोषक तत्व संपूर्ण रूप से उपापचयित होकर एटीपी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, इसीलिए कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर एक अणु ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में उपापचयित होता है तो वो क्रेब चक्र के द्वारा 30 एटीपीज बनाता है। इसी तरह से अगर एक अणु
पामेटिक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया में उपापचित होता है तो वो 131 एटीपीज बनाता है। इसमें राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। राइबोसोम्स अंतःप्रद्रवी जालिका पर भी उपस्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से भी उपस्थित होते हैं। और राइबोसोम्स का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। इस डायग्राम में लाइसोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य जीवाणुओं को की बाह्य भित्ति को तोड़ना है। इनका नाम ही लाइसोसोम इसलिए रखा गया, इट लाइसेस द बैक्टीरियल वॉल, अर्थात ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। डीएनए पे आनुवंशिकी सूचनाएं उपस्थित होती हैं और डीएनए से ट्रांसक्राइब्ड होकर मैसेंजर आरएनए बन सकता है और मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए आपस में मिलकर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है और चयनित पारगम्यता की विशेषता होने के कारण यह कुछ विशेष पोषक तत्वों को ही कोशिका में प्रवेश करने की अनुमति देती है। अगर हम कोशिका के कार्य के बारे में बात करें तो इसके जो प्रमुख कार्य हैं, वृद्धि तथा उपापचयन जिसे कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं, सृजन क्योंकि कोशिका में सेंट्रोसोम्स होते हैं जो कि कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी हैं और किसी भी जीव की जो वृद्धि है वो कोशिका विभाजन पर निर्भर करती है। और प्रोटीन संश्लेषण एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसमें आरएनए, राइबोसोम्स भाग लेते हैं। आरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, तीनों की प्रोटीन संश्लेषण में विशेष भूमिका होती है जिस पे कोडोन और एंटीकोडोन होते हैं और उन पे कोशिका में बनने वाले विशेष प्रोटीन की सारी सूचनाएं उपस्थित होती हैं। और ट्रांसफ़र आरएनए एमिनो एसिड्स को स्थानांतरित करने का कार्य करता है जहाँ पे वो नया प्रोटीन बनने होता है। तो इस प्रकार आप एग्ज़ाम में अगर कोशिका की संरचना आती है तो आप कोई भी एक वेल लेबल्ड डिटेल्ड डायग्राम आपको बनाना चाहिए जिसमें उस डायग्राम के साथ ही सभी उसके कार्यों को लिख कर आप समझा सकते हैं और उसके बाद आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक डायग्राम है जिसमें कि आपको फंक्शंस लिखने हैं सभी सेल ऑर्गेनेल्स के। इसी डायग्राम में आप उनके फंक्शंस को लिख के इसको डिटेल में आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसी तरह से ये 3D डायग्राम है, इसमें आपको लेबल करना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल इसमें आपको समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल सेंटर में केंद्रक दिखाई दे रहा है, तो अन्य जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आप उसको यहाँ पे लेबल कर सकते हैं। थैंक यू।